स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आने की बहुत संभावना है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को पूरा देखना और दोस्तों वीडियो को स्किप ना करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इस वीडियो में आप जैसे इन प्रश्नों को नोट करोगे उसके बाद याद करोगे तो इतनी आसानी से आपको याद नहीं होंगे। और यदि आप इस वीडियो के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको समझने के बाद फिर आप इसे सुबह के टाइम में याद करोगे तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ना ही आप इन्हें बार बार भूलेंगे। कुछ बच्चों की ये समस्या होती है दोस्तों कि याद कर लेते हैं, बड़ी जल्दी याद हो जाता है उनको और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद वो पूरी तरह से क्वेश्चन को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, समय समय पर इनका रिवीजन भी करना है और अभी आपको समझ लेना है अच्छे तरीके से। हम समझा रहे हैं इस वीडियो में मोस्ट टाइम क्वेश्चन कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र के। ये आपकी परीक्षा 2022 में आने की भी बहुत संभावना है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, उपयोगिता की परिभाषा दीजिए। उपयोगिता क्या होती है? तो किसी वस्तु का वह गुण, जैसे कोई सी वस्तु है तो उसका वह गुण, शक्ति या क्षमता, मतलब कोई वस्तु है, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मोबाइल ले लेते हैं और मोबाइल में बहुत गुण है कि उससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब कहीं भी फ़ोन लगा कर बात कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ कोई फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हमें मोबाइल से मिलती है। तो ये उसके गुण है। मोबाइल में शक्तियाँ भी बहुत है और उसकी क्षमता, मोबाइल की बहुत क्षमता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो आपको सिंपल याद रखना, किसी वस्तु का वह गुण, शक्ति या क्षमता जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उपयोगिता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? उपयोगिता कहलाती है। तो ये आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है और आपको अच्छी तरह से इसे समझ लेना है। तुष्टि गुण के मुख्य 3 लक्षण लिखिए। तुष्टि गुण है तो उसके लक्षण लिखना है आपको कि उसके लक्षण कौन कौन से हैं। तुष्टि गुण के मुख्य 3 लक्षण लिखिए। तो इसका पहला लक्षण हो जाए, तुष्टि गुण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। क्या है दोस्तों? तुष्टि गुण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, मतलब मनोवैज्ञानिक धारणा है तुष्टिगुण। तुष्टिगुण का सदैव लाभदायक होना आवश्यक नहीं है, मतलब तुष्टिगुण सदैव लाभदायक नहीं रहता, यह कभी कभी हानि भी जो है दे सकता है। तो तुष्टिगुण का सदैव लाभदायक होना आवश्यक नहीं। पहला हो गया, तुष्टिगुण एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, तुष्टिगुण का सदैव लाभदायक होना आवश्यक नहीं है। तुष्टिगुण समय से प्रभावित होता है, समय से जो है तुष्टिगुण प्रभावित हो सकता है। तो ये भी आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम सीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर गोसेन के अनुसार। ये भी आपको एग्जाम में जरूर लिखना है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सम सीमांत उपयोगिता नियम की परिभाषा दीजिए, तो आपको ये लिखना है प्रोफेसर गोसेन के अनुसार। ये जो परिभाषा दी गई है किसके अनुसार है? प्रोफेसर गोसेन के अनुसार। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार को स्पष्ट करता है, मतलब उपभोक्ता कौन है? जो वस्तुओं को क्रय करता है तो वो उपभोक्ता है। तो उपभोक्ता का उस व्यवहार को जो है स्पष्ट करता है जिसे दी हुई अनेक वस्तुओं और सेवाओं में से अपनी सीमित आय को व्यय करने के लिए चुनाव करना पड़ता है। मतलब उसके सामने बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं हैं तो उसे अपनी आय, जो उसके पास पैसे हैं अभी फ़िलहाल में जो उसके पास है, तो उसे व्यय, जैसे खरीदने के लिए उसे कुछ तो देना पड़ेगा दोस्तों, तो उसे देने के लिए उसे चुनाव करना होता है कि मैं दूँ या ना दूँ। तो सिंपल यूज, तो प्रोफेसर गोसेन के अनुसार सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के उस व्यवहार को स्पष्ट करता है जिसे दी हुई अनेक वस्तुओं और सेवाओं में अपने सीमित आय को व्यय करने के लिए चुनाव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम सीमांत उपयोगिता नियम की 2 मान्यताएं बताइए। मतलब सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या मानता है? तो सम सीमांत उपयोगिता नियम मानता है कि प्रत्येक उपभोक्ता विवेकशील व्यक्ति है। मतलब जो उपभोक्ता है, जो वस्तुओं का क्रय करता है, वो क्या है? विवेकशील व्यक्ति है। मतलब और वह अपनी आय को विवेकपूर्ण तरीके से ही व्यय करता है। मतलब प्रत्येक उपभोक्ता एक विवेकशील उपभोक्ता है, वो अपनी आय को जो है सोच समझ कर ही व्यय करता है। और नेक्स्ट दूसरा नंबर का पॉइंट है आपका, उपयोगिता को मापा जा सकता है तथा दो वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना भी की जा सकती है। ये मान्यता किसके? सम सीमांत उपयोगिता नियम की प्रमुख 2 मान्यताएं हैं। नेक्स्ट है आपका, तटस्थता तालिका से आप क्या समझते हैं? तो तटस्थता तालिका वह तालिका है जो वस्तु के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताती है जिनसे कि किसी व्यक्ति को समान संतुष्टि प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, ताकि आपको कुछ अभी आपके माइंड में रह जाए याद, और आप जो सुबह से उठकर इसे याद करें तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तटस्थता मानचित्र से क्या अभिप्राय है? तो जब विभिन्न तटस्थता वक्रों को एक चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तटस्थता मानचित्र कहते हैं। कीमत रेखा
से कीमत रेखा किसे कहते हैं, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आया है। या फिर बजट रेखा, इसे कीमत रेखा बजट रेखा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीमत रेखा या बजट रेखा। दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जिन्हें उपभोक्ता एक दी हुई मौद्रिक आय तथा वस्तु की कीमत पर खरीद सकता है। ये सारे ही आपके मोस्ट टाइम क्वेश्चन है, आप देख सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सामान्य वस्तु से क्या आशय है, ये भी आप क्या समझते हो, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में आया है। तो ये 2020 में आया है। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में भी आ सकता है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि होती है तथा उपभोक्ता की आय में कमी आने पर वस्तु की मात्रा में भी कमी आ जाती है। इस प्रकार की वस्तुएं क्या कौन सी वस्तु कहलाती है, सामान्य वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो। अगर आपको समझा जाएगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और बड़ा जो वीडियो हो जाएगा, और इसमें बहुत सारे आपको आईएमपी क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो दोस्तों आप इसे नोट कर लेना अच्छी तरह से। और व्यक्तिगत मांग तालिका किसे कहते हैं, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। गिफिन विरोधाभास से आप क्या समझते हो, फिर मांग के नियम के अपवाद लिखिए। तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 13, मांग की आय लोच से आप क्या समझते हो, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो आपको इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लेना। किसी वस्तु की मांग की आय लोच से आशय यह है कि किसी वस्तु की कीमत में स्थिर रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होता है। तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। और इसके अथवा में हो सकता है ये आ जाए, मांग की आड़ी लोच से क्या से, तो आपको इसे भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये भी आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, बजट सेट तथा बजट लाइन में अंतर। तो इसे भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2019 के एग्ज़ाम में आया था और हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम में भी ये आ सकता है। ये दोनों क्वेश्चन भी 2022 के एग्ज़ाम में आए थे दोस्तों। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिक मांग है, और इसके अथवा में हो सकता है ये आ जाए, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है। तो ये दोनों 2020 के एग्ज़ाम में आए हैं, और हो सकता है 2022 के एग्ज़ाम में भी आ जाए। तो इन्हें भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। छोटे छोटे इनके आंसर हैं, ज़्यादा बड़े आंसर नहीं है। और आप इनमें से एक क्वेश्चन को, एक आंसर को याद कर लोगे, इसी में ये दोनों याद हो जाएंगे। इसका उल्टा आपको इसे करना है, तो ये एक क्वेश्चन को याद करने में आपके दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। संतुलन मूल्य से क्या से, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसे साम्य मूल्य भी कहते हैं। तो आपके अर्थों में साम्य मूल्य भी आ सकता है या संतुलन मूल्य भी आ सकता है। तो इसका आंसर भी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसे भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं, तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। अमेरिका के अर्थशास्त्री गार्डिन मिन्स के अनुसार जो है ये बताया गया है प्रशासकीय कीमत किसे कहते हैं। तो आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कीमत सीमा क्या है, तो ये सारे आपको 2-2 नंबर में बताए गए हैं। हो सकता है आपके 3 नंबर में भी आ जाए, तो आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा कर इन्हें लिख देना है। ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, कीमत सीमा क्या है, तो ये हो सकता है अथवा में आ जाए, पैसा की कीमत किसे कहते हैं, या फिर कीमत सीमा किसे कहते हैं। कीमत तल क्या है, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसे भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आगम का क्या आशय है, तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। इसे भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। सीमांत आगम का क्या आशय है, तो ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय करने पर, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। समष्टि अर्थशास्त्र की एक उपयुक्त परिभाषा लिखी है, तो ये तो बहुत सिंपल है दोस्तों। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें अंतर आ सकता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए, या फिर ये आ सकता है समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो इनमें से कोई सा क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो इन्हें आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। समष्टि अर्थशास्त्र की 3 विशेषताएं आपको बतानी है, तो हो सकता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आ जाए या समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता आ जाए। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर कीमत सिद्धांत स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसे भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में आपको अंतर बताना है। तो इसे आपको रट्टा मार कर याद नहीं करना है, तो आपको समझ लेना है। इसे 2 या 3 पॉइंट इसके आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे एग्जाम में, अगर आता भी है तो इसे आप समझ कर अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये आपके सामने कुछ और आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं। ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थ व्यवस्था से क्या आशय है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आप इनको सबको आपको नोट कर लेना है, या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं।
स्टॉक का क्या अर्थ है, ये भी आपका मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। आप देख सकते हो स्टॉक का अर्थ, इसका आंसर भी आपको बता दिया गया है। प्रवाह से आशय है, प्रवाह से क्या आशय, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय से क्या आशय, ये आपके 2020 के एग्जाम में आ चुका है, तो ये हो सकता है 2022 के एग्जाम में भी आ जाए। शुद्ध निर्यात से क्या आशय है, सकल घरेलू उत्पाद से क्या आशय है, इसे दोस्तों हो सकता है ऐसा आ जाए कि जीडीपी से क्या आशय है, मतलब जीडीपी का फुल फॉर्म है सकल घरेलू उत्पाद, आपको ये पता होना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए और आपको ये सूत्र भी अच्छे से याद कर लेना है। मिश्रित आय से क्या आशय, मिक्सड इकोनॉमी से क्या आशय, आपका ये भी आ सकता है, 2019 के एग्जाम में आ चुका है। व्यक्तिगत आय से क्या आशय, आप इन सबको आपको अच्छे से नोट कर लेना है। आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। व्यक्तिगत आय से क्या आशय है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका एमपी क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय संपदा में अंतर, तो ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है, आपको इसे भी अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका एमपी क्वेश्चन, सीमित विधिग्रह मुद्रा किसे कहते हैं, तो ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है। मुद्रा एक अच्छी सेवक है किंतु बुरी स्वामिनी, स्पष्ट कीजिए, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है। आपको जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं सारे एमपी है, तो आपको इन्हें अच्छे से नोट कर लेना है। मुद्रा का अर्थ बताइए एवं इसकी परिभाषा लिखिए, ये भी आपके 12वीं कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक कार्य बताइए, खुले बाजार की क्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपके एमपी क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझाते तो बहुत टाइम हो जाता दोस्तों, इसलिए आप इन्हें डायरेक्ट नोट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं है, 2 नंबर के 3 नंबर के। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया एवं उनकी संख्या कितनी थी, तो ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है। बचत खाते से आप क्या समझते हैं, मुद्रा आपूर्ति क्या है, इन्हें आपको अच्छे से याद कर लेना है। M1 के अंतर्गत क्या शामिल होता है, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है। धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा में अंतर बताइए, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे याद होना चाहिए यदि आप 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हैं तो। मुद्रा की पूर्ति का क्या अर्थ है, ये भी आपका एमपी क्वेश्चन है, इसे भी आपको अच्छे से याद करना है। दोस्तों ये थे आपके कुछ मोस्ट एमपी क्वेश्चन 2022 में आने की संभावना है। इन सारे क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में कक्षा 12वीं वालों के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। और यदि आपको और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करके लिखना, हम आपके लिए उस सब्जेक्ट का भी जो है आंसर क्वेश्चन आंसर एमपी क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।